बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस में जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, उम्मीद है वो आपने कर लिए होंगे। और आज हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, प्रैक्टिस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी हैंडबुक का, मिस्टर सऊद जावेद के नाम से। मिस्टर सऊद जावेद हैज़ बीन रनिंग अ स्मॉल बिजनेस फॉर सेवरल ईयर्स। तो एक कंटिन्यूइंग बिजनेस है, यानी कि पहला साल नहीं। बट ही नेवर केप्ट एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आज तक कभी उनको जरूरत ही नहीं पड़ी कि वो किसी अकाउंटेंट को रखें। However, a need to obtain bank loan for business expansion, he has necessitated the preparation of final accounts for the year ended 30th June 2002. यानी बैंक से लोन लेने के लिए उसको बताना पड़ेगा कि उसके एसेट्स और लायबिलिटीज कितने हैं, ताकि बैंक अपना फैसला ले सके कि बैंक ने सऊद जावेद साहब को लोन देना है कि नहीं देना। तो क्या बैंक भी जो है वो बतौर क्रेडिटर एक तरह का क्या है, लैंडर बतौर क्या बन जाएगा, स्टेक होल्डर बन जाएगा। तो उसको बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए ताकि वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को रीड करके अपना डिसीजन ले सके कि सऊद जावेद साहब को लोन देना है कि नहीं देना। मतलब अब सऊद जावेद साहब के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मजबूरी हो गई, जिसके बगैर उनका गुजारा नहीं होने वाला। बैंक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे बगैर लोन देने वाला नहीं है। तो अब वो निकल गए तलाश में कि किसी ऐसे बंदे की, किसी ऐसे जादूगर की तलाश में कि जो ऐसा अकाउंटेंट हो जो पिछले तमाम रिकॉर्ड्स के बगैर करंट ईयर का अकाउंट बना दे उसको। ठीक है, तो अब उसके बाद जनाब, तो ऐसी मखलूक की तलाश, तो ये वाली मखलूक भी खलाई मखलूक ही है, ठीक है ना। अब एज अ रिजल्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। वही जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में समझा था कि जनाब स्क्रूटनी डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली आपको डेटा कलेक्ट करके दिया गया था। तो जब कलेक्ट किया तो पता लगा भाई स्टॉक साल के स्टार्ट पे कितना था बचा हुआ, 86,000। साल के एंड पे कितना बचा हुआ है, 168,000। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, यस है, ओके जी। ट्रेड डेटर्स 39,000 ओपनिंग है, 43,000 क्लोजिंग है। सर ओपनिंग डेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है। तो अगर डेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है, अब एक चीज मिल जाए, क्या क्या बोलेंगे हम उसको बेटा, रिसिट फ्रॉम डेटर्स, यस और नो। ऐसा ही ना। तो अगर रिसिट फ्रॉम डेटर मिल जाती है तो हमें सेल्स कहां से मिल जानी, सब बोलें, सब रिस्पॉन्स दें। तो हमें सेल्स कहां से मिल जाएगी बेटा, डेटर के अकाउंट से, बोला करें। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। पेमेंट टू सप्लायर अगर मिल जाए तो परचेजेस ऑफ इन्वेंट्री कहां से मिल जाएगी, क्रेडिटर के अकाउंट से। रेंट प्रीपेड है साल के स्टार्ट पर और साल के एंड पर। अगर रेंट की पेमेंट मिल जाए तो रेंट एक्सपेंस मिल जाएगा, रेंट एक्सपेंस मिल जाए तो पेमेंट मिल जाएगी, दो में से कोई एक बात है। इलेक्ट्रिसिटी अक्रूड है, अब ये थोड़ा सा लाइन डबल हो गई, अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो ये डबल लाइन में आ गया है। तो ये 2100 लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है, 1600 लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है। इसके भी पेमेंट अगर मिल जाए तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मिल जाएगा आपको। तो फिर बैंक का बैलेंस क्या हुआ, 23,000, और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्या हुआ, 16,500। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस 3600, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस 3300। तो इसका मतलब सारे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तकरीबन हमें दिए हुए हैं, ऐसा ही है ना। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, अगर कैश अकाउंट से, अगर ये तो अप्रोच वो वाली बन जाएगी कि ये सोचें बैंक अकाउंट से शायद क्या मिल जाए, कैश ट्रांसफर टू बैंक। कैश ट्रांसफर टू बैंक को कहाँ रखें, कैश के अकाउंट में, तो शायद वहां से क्या मिल जाए, रिसिट फ्रॉम डेटर्स या कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, उसको पुट करें डेटर के अकाउंट में, तो सकता है क्या मिल जाए, सेल मिल जाए। लेकिन अभी ये कबलस वक्त है, अभी हमने बकाया क्वेश्चन रीड नहीं किया, हमारा दिमाग में ये रास्ता दिखाई देना शुरू हो गया। हो सकता है हम इस रास्ते पे ना चल पाए, क्वेश्चन हमें किसी और रास्ते पे चलवा दे, ठीक है, ये चलने पे मजबूर कर दे। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स कीजिए, क्या कहते हैं बेटा, रिस्पॉन्स तो कीजिए ना बेटा। आप सबका रिस्पॉन्स मिलेगा तो बात बनेगी ना यार। अच्छा जी, अब कहता क्या है, all takings have been banked after deducting the following payment। वही कहानी, वही पुराना सबक, वही पुरानी बात कि
जितनी भी कैश कलेक्शंस हैं वो बैंक में जमा कर दी जाती हैं इन पेमेंट्स को करने के बाद। कैश ड्रॉइंग्स, मिस्टर सऊद जावेद हैज नॉट केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ कैश ड्रॉइंग्स बट सजेस्ट दैट दीज विल बी इन द रीजन ऑफ 80,000। चलो जी ओके, कि 80,000 तक होंगे। हम तो बोलेंगे हम एक्चुअल, इसका मतलब क्या, अगर अगर हमें रिसिट फ्रॉम डेटर या कलेक्शन फ्रॉम डेटर कहीं और से मिल जाती है तो फिर तो हम कैश अकाउंट से ड्राइंग ही ढूंढेंगे बेटा। क्योंकि अगर जावेद साहब ये बोल रहे हैं कि ड्राइंग जो है वो इन द रीजन ऑफ 80,000 है, तो हम बोलेंगे यार हम अंदाजा नहीं, हम तो आपको एक्चुअल ड्राइंग निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, बस शर्त ये है कि कैश अकाउंट में जो कलेक्शन हुआ वो मिल जाए हमें। तो अगर कैश अकाउंट का कलेक्शन कहीं किसी और रास्ते से मिलता है, अब रास्ता नंबर 2 भी सोचना शुरू कर दो कि भाई क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है, पेमेंट टू क्रेडिटर मिल जाएगी, ओके जी। उसके जरिए परचेज मिल गई, परचेज को पुट किया इन्वेंट्री अकाउंट में, कॉस्ट ऑफ सेल मिल गई। अगर आगे मार्कअप और मार्जिन दिया हुआ है तो मार्कअप और मार्जिन को अप्लाई करके सेल मिल गई, सेल को पुट किया डेटर के अकाउंट में, डेटर अकाउंट से क्या मिल गई, कलेक्शन फ्रॉम डेटर मिल गई, कलेक्शन फ्रॉम डेटर को कहाँ रखा आपने, कैश के अकाउंट में, तो फिर कैश अकाउंट से बतौर डिफरेंस ड्राइंग मिल गई। ये रास्ता नंबर 2 भी हमें दिखाई देना शुरू हो गया। यस और नो, आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए, बोलिए। तो या तो रास्ता नंबर 1 या रास्ता नंबर 2, क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन में मार्कअप या मार्जिन है तो रास्ता नंबर 2 आ रहा है, और अगर क्वेश्चन में मार्कअप और मार्जिन नहीं है तो फिर रास्ता नंबर 1 पे ही चलना पड़ेगा कुछ भी करके। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये कैजुअल लेबर की पेमेंट है 12,000, ये परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल है। गलती मत करना, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल का मतलब परचेज नहीं है। अगर आपके पास क्रेडिटर का बैलेंस मौजूद है तो इसको आप हमेशा पेमेंट टू सप्लायर ही ट्रीट करोगे। ये पेमेंट टू सप्लायर है, इसको पुट करोगे क्रेडिटर के अकाउंट में। टेकिंग्स हैव बीन द सोर्स ऑफ ऑल अमाउंट्स बैंक, जो भी कलेक्शन हुई है कस्टमर से वही बैंक में जाने का वजह थी, सबब थी। ओके जी, आगे बैंक के बारे में मालूमात दी हुई है। बैंक पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June 2002 have been summarized as follows. परचेजेस, धोखा धोखा, ये परचेजेस का मतलब परचेजेस नहीं है, ये पेमेंट फॉर परचेजेस है, यानी ये पेमेंट फॉर पेमेंट टू सप्लायर्स है। मैंने क्या बोला, जब भी कोई पेमेंट दी हुई हो उसका ओपनिंग क्लोजिंग अक्रूवल हो तो फिर उस पेमेंट को आप एक्सपेंस ना मानो, बल्कि उसको उसके ओपनिंग और क्लोजिंग अक्रूवल से एडजस्ट करने के बाद एक्सपेंस निकालो। ये रेंट की पेमेंट है, ये रेंट की पेमेंट खुद एक्सपेंस नहीं है, रेंट अकाउंट प्रीपेड है। ये इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट एक्सपेंस नहीं है, ये पेमेंट जो है वो एक्सपेंस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अक्रूड है। तो ये पेमेंट हुई है, इसमें से ओपनिंग अक्रूवल माइनस होगा, क्लोजिंग अक्रूवल ऐड होगा। डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर्स यानी कैरेज आउटवर्ड्स एक्सपेंस है। कैजुअल लेबर 66,200। अब देखो क्वेश्चन वाजे हो गया। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 33% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट से 33% अबव, यानी कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, मार्कअप या मार्जिन? मार्कअप या मार्जिन? मार्कअप या मार्जिन? मार्कअप। तो क्वेश्चन में मार्कअप है, जैसे क्वेश्चन में मार्कअप दिखे तो दो बातें सोचनी है, क्या सेल को कॉस्ट ऑफ सेल बनना है या कॉस्ट ऑफ सेल को सेल बनना है? तो क्या मिल रहा है, तो हम बोल रहे हैं डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, रिसीट फ्रॉम डेटर नहीं है, तो कैश अकाउंट से या तो एक्चुअल ड्राइंग निकलनी है, तो अगर कैश अकाउंट से एक्चुअल ड्राइंग निकलनी है तो रिसीट फ्रॉम डेटर किसी और रास्ते से आनी है। बात कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लें। अब आप अप्रोच नंबर 2 की तरफ आते हैं। अप्रोच नंबर 2 में आप ये सोचें कि क्या क्रिएटर का ओपनिंग बैलेंस है, यस है, क्रिएटर का क्लोजिंग बैलेंस है, यस है, क्या पेमेंट टू क्रिएटर्स हैं, यस, ये रही 2 पेमेंट्स हैं, कैश से भी और बैंक से भी। तो अगर ये मैं पुट कर दूं कहां पर, क्रिएटर के अकाउंट में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन्वेंट्री की परचेज मिल जाएगी, यस और नो? रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स यार, रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स। आप सबका भरपूर रिस्पॉन्स चाहिए यार, मतलब आप बिल्कुल स्लो चल रहे हो बिल्कुल। परचेज आ गई इन्वेंट्री की, उसको पुट किया इन्वेंट्री के अकाउंट में, ओपनिंग इन्वेंट्री है, ऐड इन्वेंट्री लेवल बढ़ा जितने अमाउंट से, परचेज क्या कर दिया आपने, परचेज क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया।
और जो आपने इन्वेंट्री ड्राइंग की है, ये यहाँ पे लिखा हुआ रहा, पहले डी पॉइंट भी पढ़ लो। मिस्टर सऊद जावेद इज एबल टू कंफर्म दैट ही हैज टेकन आउट ऑफ द बिजनेस गुड्स, उसने गुड्स विदड्रॉ किए फॉर हिज ओन यूज कॉस्टिंग 6,000 रुपए। तो एक एंट्री और बनेगी, ड्रॉइंग्स डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, यस और नो। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, उसमें से लेस करेंगे, तो डिफरेंस कॉस्ट ऑफ सेल आएगा। उस कॉस्ट ऑफ सेल को 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेल मिल जाएगी। उस सेल को पुट करेंगे बेटा कहां पर, डेटर के अकाउंट में, तो रिसिट फ्रॉम डेटर मिल जाएगी। रिसिट फ्रॉम डेटर को पुट करेंगे कैश के अकाउंट में, और बैंक अकाउंट बनाकर आप कैश ट्रांसफर टू बैंक निकालेंगे, उसको पुट करेंगे कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, तो फिर कैश अकाउंट से आपको डिफरेंस जो मिलेगा वो कैश ड्राइंग मिल जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बोलो भाई बोलो यार, मैं तो आपके सामने पूरा क्वेश्चन रख दिया है क्लियर, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हो रहा है आपसे, हो रहा है या नहीं हो रहा, बता दो मुझे आप, रिस्पॉन्स बताओ। तो मैं आज की क्लास में क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप ये सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आपने इसको वाकई, क्या आप इसको सॉल्व करने के काबिल हुए मुझसे सुनने के बाद और समझने के बाद। तो मैं तो बोल रहा हूँ सबसे पहला काम, क्रेडिटर अकाउंट बनाओ, क्लियर। फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या बनाओ, क्रेडिटर अकाउंट, उसमें दोनों पेमेंट्स पुट कर दो परचेजेस वाली, तो आपको इन्वेंट्री की असल परचेज मिल जाएगी। यस और नो, रिस्पांस प्लीज, रिस्पांस प्लीज। बल्कि इसमें हम वो वाला अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा वाला, सुपर डुपर अकाउंट वाला, इन्वेंट्री और क्रेडिट अकाउंट कंबाइन बना लिया हमने। मेरे ख्याल से सॉल्व कर ही देना इस क्वेश्चन को, एक काम करें, क्या कहते हो, कर ही दे सॉल्व इसको जल्दी से, हैं, सॉल्व कर ही देना इसको। सऊद जावेद, SOCI स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आप कंप्लीट लिखिएगा एग्जामिनेशन में, फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2002, ऐसा ही है। रिस्पॉन्स करो भाई, रिस्पॉन्स कर दो यार। अच्छा जी, और यहां से हमने शुरू कर ली क्या इसकी वर्किंग्स। अच्छा जी, वर्किंग्स, अब वर्किंग नंबर 1, सेल्स, यस और नो। और वर्किंग नंबर 2, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या कहते हैं आप बेटा। तो जो अप्रोच हमने क्वेश्चन रीड करके बनाई, हमें डेटर अकाउंट से सेल निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्यों, क्योंकि रिसिट फ्रॉम डेटर ना हमें बताई गई है, ना हमें कैश अकाउंट से रिसिट फ्रॉम डेटर निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगर ड्राइंग्स का बैलेंस प्रॉपर होता तो हमें रिसिट फ्रॉम डेटर कहां से मिल जाती, कैश के अकाउंट से। लेकिन उसने बोला ड्राइंग जो है वो अराउंड 80,000 करीब है, एक्चुअल वैल्यू ड्राइंग की मिसिंग है। तो अब हमारा कि जब जब भी ऐसा हो ना, ड्राइंग की एक्चुअल वैल्यू मिसिंग हो और वो बोले एवरेज इतनी ड्राइंग है, अराउंड इतनी ड्राइंग है, तो फिर समझ जाना कि भाई पक्का जो है वो तुमसे कैश अकाउंट से ड्राइंग ही वर्कआउट करवाना चाहता है। कुछ समझ रहे हो मेरी बात को, रिस्पॉन्स दो ना भाई, रिस्पॉन्स दो यार, रिस्पॉन्स दो, यस और नो बोलो। अच्छा ओके, अब कॉस्ट ऑफ सेल वर्कआउट करने के लिए हमने सुपर डुपर अकाउंट बनाया, किसका बेटा,
इन्वेंट्री प्लस क्रेडिटर, सही है। यहां बैलेंस बीडी किसका आना है, इन्वेंट्री का। यहां बैलेंस बीडी किसका आना है, क्रेडिटर का। रिस्पॉन्स करो। अच्छा जी, कैश या बैंक क्रेडिट होना है तो कैश पेमेंट इन परचेजेस के लिए जो आपने की है सप्लायर को, बैंक से पेमेंट जो आपने की है सप्लायर को। यस और नो, अगर कोई कैरेज इनवर्ट है तो वो ऐड कर दे, नहीं है कैरेज इनवर्ट तो यहाँ क्या आना है, यहाँ बैलेंस सीडी आना है क्रेडिटर का। अच्छा जी, अब मजीद क्या हो रहा है, इसमें से ड्राइंग्स हो रही हैं। ड्राइंग्स कितने से हो रही थी, 6000 से। मैं लिख देता हूँ ड्राइंग डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। यहाँ बैलेंस सीडी आना है इन्वेंट्री का। क्या कहते हो, बताओ। अच्छा जी, बैलेंस बीडी कितना है, आप देखें इन्वेंट्री का बैलेंस बीडी और क्रेडिटर का बैलेंस बीडी। इन्वेंट्री का बैलेंस बीडी है 86,000, क्रेडिटर का बैलेंस बीडी है 74,000। तो यहां लिखा आपने 86,000, यहां लिखा आपने 74,000। ठीक है जी, साथ साथ इन्वेंट्री का बैलेंस सीडी कितना है 168,000 और क्रेडिटर का बैलेंस सीडी कितना है 89,000। तो 168,000 और 89,000। आप सब रिस्पॉन्स नहीं कर रहे ना बेटा, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अच्छा जी, आपने अपने सप्लायर्स को जो पेमेंट की है फॉर व्हाट, पेमेंट फॉर परचेजेस, वो कितनी की है, कैश में की है 18,000 और बैंक के थ्रू की है 1,50,000। ये 18,000 यहाँ पर आ गया और बेटा ये 1,15,000 यहाँ पर आ गया। अब जो डिफरेंस आएगा इस अकाउंट में उसको हम बोलेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा आप कैलकुलेट करो ना, टोटल पेमेंट किसने पूछी है आपसे, ठीक है। आप इस अकाउंट का डिफरेंस निकालो, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आती है। और जिसको इस तरह समझ ना आ रहा तो फिर क्या करे, इन्वेंट्री क्रेडिटर का अकाउंट बनाए, वहां से परचेज निकाले, उसको पुट करे इन्वेंट्री के अकाउंट में, वहां से वो कॉस्ट ऑफ सेल निकाल ले। 2 स्टेप में सॉल्व करके तसल्ली कर ले, फिर समझ लो वो 2 अकाउंट जो बने उनको आपस में क्या कर दे, मर्ज कर दे, तो रिजल्ट यही बनेगा जो आपके सामने। होता क्या है कि जब आप 2 अकाउंट्स को मर्ज करते हो तो परचेजेस का बैलेंस बाईपास हो जाता है और डायरेक्ट जो आपको बैलेंस मिलता है वो बैलेंस जो है वो कौन सा बैलेंस होता है, कॉस्ट ऑफ सेल का। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई, 960,000, 9,60,000 रुपए। यस और नो रिस्पॉन्स। तो ये 9,60,000 रुपए आपने यहाँ रखे और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1.33 से, इसको आपने इन्फ्लेट कर दिया 33% अबव कॉस्ट। तो क्या मिल गई आपको, सेल्स मिल गई। जल्दी बताइए सेल्स, जल्दी जल्दी कर लो, खत्म करो, क्वेश्चन एंड हो गया मेरे ख्याल से। 1,276,800। ठीक है, ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है जनाब, ये हमारी सेल्स आ गई ना। हाँ बेटा, सबको क्लियर है, कोई ऐसा बंदा जिसको कोई डिफिकल्टी हो रही हो यहाँ तक बोलो भाई, अल्लाह के बंदो बोलो। तो ये आपने लिखा रुपीज और आपने लिखा सेल्स और आपने बोला वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस 1,276,800 सेल्स है। और आपने कहा लेस क्या कर दिया हमने, ये लेस कर दिया हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स।
अब कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी 960,000 और वो वर्किंग नंबर 2 में मौजूद है, यस और नो। तो जैसे ही हमने सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर दिया तो हमें क्या मिल जाना है, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाना है। बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? जल्दी बोलिए बेटा जल्दी। ग्रॉस प्रॉफिट 316,800, 3,16,800। अब कोई हमारे पास फिल वक्त अदर इनकम नहीं है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन में कहीं भी हमें कोई अदर इनकम दिखाई नहीं देती, कोई डिस्काउंट रिसीव, कोई इंटरेस्ट इनकम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेस कर दें सीधा सीधा क्या, एक्सपेंसेस। फिर भी एक लाइन की गुंजाइश छोड़ दिया करें ताकि बाद में अगर कुछ वॉमिट हो गई हो तो उसको ऐड करने में क्या हो, आसानी हो। एग्जामिनेशन में गुंजाइश छोड़नी चाहिए आपको। एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। तवज्जो, कुछ एक्सपेंसेस कैश एक्सपेंसेस हैं, कुछ एक्सपेंसेस नॉन कैश एक्सपेंस हैं। सबसे पहले लेबर 12,000 पे हुआ कैश फॉर्म में, रिस्पॉन्स प्लीज। और बकाया पे हुआ है बैंक से 66,200। तो लिखा हमने कैजुअल लेबर 18,000, सॉरी 12,000 प्लस 66,200, यही था अमाउंट बेटा। जरा वेरीफाई कर लीजिएगा, इसका कोई अक्रूल वगैरह नहीं था। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 78,200, यस और नो? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आइटम है वो है रेंट, और रेंट प्रीपेड है। अब मैं इसकी शॉर्ट वर्किंग करूंगा, मैं कोई लॉन्ग वर्किंग नहीं करूंगा, तो मेरी शॉर्ट वर्किंग को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने रेंट एक्सपेंस निकालना है, आप चाहें तो टी अकाउंट बना के निकाल सकते हैं। मैंने कहा भाई जो भी आइटम प्रीपेड हो उसको इस तरह सोचना है। अच्छा भाई जनाब, रेंट प्रीपेड था कितने से? सर रेंट प्रीपेड था 3,000 से, यस और नो? ये भी पता होना चाहिए, पहला कॉलम ओपनिंग है, दूसरा कॉलम क्लोजिंग है। कभी कभी क्लोजिंग कॉलम पहले होता है, ओपनिंग कॉलम बाद में होता है, तो ये भी धोखा हो जाता है आपके साथ। तो प्रीपेड रेंट का ओपनिंग बैलेंस, प्रीपेड रेंट का क्लोजिंग बैलेंस, तो ओपनिंग क्लोजिंग इस तरह वेरीफाई कर लें। ओपनिंग बैलेंस 3,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 4,200 है, यस और नो? तो प्रीपेड रेंट का ओपनिंग बैलेंस 3,000 था, सही जी, प्लस किया आपने। आपने कहा मैंने मजीद रेंट कितना पे किया है? मैंने मजीद रेंट पे किया है 50,400। तो जितना रेंट मैंने पे किया उससे मेरे प्रीपेड के बैलेंस में क्या हुआ, इजाफा हुआ। ओपनिंग 3,000 था, मजीद मैंने पे किया 50,400, प्रीपेड बढ़ गया। अब साल के एंड पे सिचुएशन ये है, इस साल के एंड पर इस 4,200 को छोड़कर बाकी सारा एक्सपायर है। तो अगर मैं क्या करता हूं, इसमें से 4,200 को माइनस कर लेता हूं, मतलब मैंने बोला 4,200 को छोड़कर बाकी सबको जाने दो कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो मुझे रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर मिल जाना है कितना, 49,200। बेटा ये ब्रैकेट वाली वर्किंग समझ में आ रही है सबको, यस और नो? सबसे पूछ रहा हूं। 3,000 ओपनिंग था, 50,400 से पेमेंट मजीद हुई, प्रीपेड बैलेंस बढ़ गया। साल के एंड पर प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस 4,200 था, उसको छोड़कर बाकी सब कुछ क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स यार। अच्छा जनाब, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बात क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी अक्रूड थी, ख्याल रखना, जब भी कोई एक्सपेंस अक्रूड हो तो उसकी पेमेंट पहले उठा लो। तो अक्रूड एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी का था, तो पेमेंट कितनी हुई है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, 13,900। उसको पहले इसको 13,900 को लिख लो आप।
आपने कहा हमने इस साल 13,900 पे किए, लेकिन उसूल ये है कि अगर आपका लास्ट ईयर बैलेंस अक्रूव था तो इस 13,900 में आपने पिछले साल का अक्रूवल पे किया, और पिछले साल का अक्रूवल कितना था आपके पास 2,100। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं इस 13,900 में से जो पिछले साल की पेमेंट हुई है उसको मैंने इस साल एक्सपेंस बनने नहीं देना। तो जैसे मैंने 13,900 में से 2,100 को माइनस किया तो फिर जो बैलेंस बचा वो पेमेंट है इस साल की, इस साल के लिए, लेकिन वो इस साल की पेमेंट पूरी नहीं है। तो एक्सपेंस हमारा शॉर्ट है कितने से, एक्सपेंस हमारा शॉर्ट है 1,600 से। तो हम अगर 1,600 से अपना एक्सपेंस बढ़ाते हैं तो एक्सपेंस बढ़ाते हुए एक्सपेंस बढ़ जाएगा और लायबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो हम 1,600 से अपने एक्सपेंस को बढ़ा के ले रहे हैं उस अमाउंट से जो हमारे क्लोजिंग अक्रूवल के बराबर है। यस और नो, क्या ये बात समझ में आई सबको बेटा? तो जस्ट मैंने ब्रैकेट्स यूज किए हैं वर्किंग करने के लिए। तो आंसर क्या आ रहा है बेटा, आंसर आ रहा है 13,400। क्या कहते हैं आप लोग, जवाब दीजिए। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अब उसके बाद और कौन सा एक्सपेंस है, डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर्स, ये क्या है, कैरेज आउटवर्ड्स। कितना है कैरेज आउटवर्ड, 30,000। अच्छा, कोई फिक्स एसेट नहीं है, कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो है ही नहीं, तो डेप्रीसिएशन की कोई कहानी हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है इसके अंदर। जिंदगी आसान कर दी एग्जामिनर ने आपकी। क्या ख्याल है, जवाब दें आप लोग। तो 30,000 क्या हो गया बेटा, कैरेज आउटवर्ड्स। यस और नो बोलिए। और कोई एक्सपेंस जो आपको दिखता हो नॉन कैश, ड्राइंग तो हमें पता है, लेकिन कोई भी एक्सपेंस जो नॉन कैश हो, क्वेश्चन ने बताया हो, जिसको हम कंसीडर करना भूल गए हो, तो बजाय तो हमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता। तो यही हमारा टोटल एक्सपेंस है, इसी का हम सम कर लेंगे। तो आप एक्सपेंसेस का सम निकाल लीजिए। क्या सम आया एक्सपेंस का बेटा, 1,70,800। ठीक है जी, इसको हमने मैच किया। क्या मिल गया, मिल गया नेट प्रॉफिट। कितना बेटा, 146,000। ठीक है बेटा, अब क्या बन जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसको बनाने के लिए आपको ड्राइंग वर्कआउट करनी है ना भाई, और ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज के जरिए आपने क्या वर्कआउट करना है। वैसे तो आपको आपके सारे बैलेंसेस दिए गए, एसेट साइड आपकी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि आपको बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। सऊद जावेद SOFP as on 30th June 2002, ऐसा ही है। सबसे पहले क्या किया आपने, रुपीज लगाई एडिंग किसकी, एसेट्स की। और अभी आपके पास तमाम एसेट्स कौन से हैं, करंट हैं, और कोई भी नॉन करंट एसेट आपके पास मौजूद नहीं है। सबसे पहले करंट एसेट्स की हेडिंग लगा लेंगे आप लोग। और करंट एसेट में क्या आएगा आपके पास, इन्वेंट्री। अच्छा जी, उसके बाद डेटर्स, उसके बाद प्रीपेमेंट्स, प्रीपेड रेंट है क्या, नहीं है। उसके बाद
बैंक, उसके बाद कैश। यस और नो? ये 5 ही आइटम हमारे पास हैं, बोलिए। इन्वेंट्री, डेटर्स, प्रीपेड रेंट, बैंक और कैश। क्लोजिंग बैलेंस निकालना है सारे। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 168,000, 43,000। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 168,000 और डेटर का बैलेंस 43,000। प्रीपेड रेंट का क्लोजिंग बैलेंस 4200, जिसको हमने एक्सपेंस बनने नहीं दिया, जिसको हमने एक्सपायर होने नहीं दिया। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है आपको? 16,500 और 3,300। अब इसका बॉक्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई सब टोटल थोड़ी है ऊपर जो नॉन करंट में ऐड करना। सिर्फ करंट का टोटल है। बॉक्स सिर्फ वहां बनता है जहां पर आपको सब टोटल करके किसी वैल्यू में ऐड करना। तो डायरेक्ट आप टोटल निकाल लें, बिला वजह बॉक्स क्यों बनाएंगे? ठीक है जी, कितना आंसर आएगा बेटा? 285 या 235? बेटा कंफर्म बताएं। 285 या 235 कौन सा बैलेंस है? रिस्पॉन्स प्लीज। हाँ बेटा 235 है। अच्छा भाई, जैन 285 निकाल रहा है बैलेंस। अच्छा जी, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी। कैपिटल मालूम नहीं सर, वर्कआउट करना पड़ेगा। ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, ऐड करना है नेट प्रॉफिट, मालूम है सर। लेस कर लेनी है ड्राइंग्स जो कि मालूम नहीं है। क्या कहते हैं आप लोग बेटा? उसके बाद नीचे आनी है क्या? करंट लायबिलिटीज। अच्छा जी, करंट लायबिलिटीज हमारे पास क्या आ रही हैं? सॉरी, करंट लायबिलिटीज हमारे पास टोटल कितनी आ रही है? देखें, करंट लायबिलिटी में एक तो आपके पास क्रेडिटर का बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, और अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी। रिस्पॉन्स करो भाई, रिस्पॉन्स करो। क्रेडिटर का बैलेंस कितना है आपके पास? 89,000 और अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी कितनी है? 1600। अच्छा जी, 89,000 और 1600, ये हो जाएंगे 90,600। यस और नो? इसका बॉक्स क्यों बना रहा हूँ? इसलिए कि इसका टोटल होकर इक्विटी के बैलेंस में ऐड होना है, और उसके बाद हमारे पास टोटल इक्विटी और लायबिलिटी का सम मिलकर आना है। यस और नो? ठीक है, बताइए। ये टोटल हमारा कितना हो जाना है? टोटल हमारा कितना हो जाना है?
90,600। तो वही बात, अगर हम कंफर्म है कि हमने सब कुछ ठीक किया है और हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा आंसर टोटल आना चाहिए, तो ये तो हमने बड़े कॉन्फिडेंस से लिख दिया 235,000। तो अगर आप 235,000 में से 90,600 माइनस कर दें तो आपको इक्विटी का बैलेंस मिल जाना है आफ्टर नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स। बताइए कितना होना चाहिए बैलेंस फिर यहाँ पर? अगर बैलेंस इधर यही आना चाहिए तो फिर यहाँ बैलेंस क्या होना चाहिए? बताइए, जल्दी बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। 235,000 में से 90,600 लेस कर दें, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी कीजिए। हाँ जी, कितना? 144,400। ये आ गया आपके पास बैलेंस। अच्छा जी, 144,400 ये बैलेंस है। कैपिटल ओपनिंग मालूम नहीं है। नेट प्रॉफिट कितना आया था हमारे पास? 146,000 का तो नेट प्रॉफिट आया था। तो क्या आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है उससे भी कम है? चलें जी, लेट्स वेरीफाई। सब लोग आ जाइए, क्विक, सब लोग आ जाइए, फिर हम वेरीफाई कर लेते हैं इसको। नाउ प्लीज, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, सब लोग 86,000। 86,000 रिस्पॉन्स करो यार। 86,000 प्लस 39,000 प्लस 3,000 प्रीपेड रेंट प्लस 23,000 बैंक प्लस 3,600, ये एसेट हो गए। इसमें से लाइबिलिटीज माइनस करो 74,000 और लाइबिलिटी माइनस करो 2,100। तो बताओ व्हाट इज योर ओपनिंग कैपिटल? 78,500। बिल्कुल। तो अगर ओपनिंग कैपिटल 78,500 है और हमारी ड्राइंग्स जो है अगर अराउंड 80,000 के करीब करीब हैं, तो फिर हो सकता है बिल्कुल उसमें डिक्रीज आ सकता है। 78,500 इज योर ओपनिंग कैपिटल। नाउ हमें वर्कआउट करना है ड्राइंग्स को। अब ड्राइंग कहाँ से निकालें यार? ड्राइंग, वो डिफरेंस तो आपने निकाल लिया बैलेंसिंग फिगर, बड़े जबरदस्त काम किया आपने कि अगर आपका ओपनिंग कैपिटल और नेट प्रॉफिट का सम 78,500 प्लस 146,000 के बराबर है, तो फिर आपकी ड्राइंग कितनी हुई? तो फिर आपकी ड्राइंग कितनी हुई? 80,100। ठीक है, वो तो आपने निकाल लिया ड्राइंग को बतौर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है भाई, ये ड्राइंग आ गई बतौर बैलेंसिंग फिगर। अब इसमें 6,000 की वो ड्राइंग भी शामिल है जो आपने क्या की है? इन्वेंट्री की शक्ल में की है। तो अगर इस 80,100 में से 6,000 निकाल दें तो फिर क्या होगा भाई? ये सब लोग भाई कैसे निकाला आपने? अगर 78,500 आपका ओपनिंग कैपिटल है, उसमें इतना प्रॉफिट ऐड हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट ऐड होने के बाद भी आपका क्लोजिंग कैपिटल ये है, तो फिर जो डिफरेंस है इस सम का और इस क्लोजिंग बैलेंस का, वो डिफरेंस क्या है? ड्रॉइंग्स है। यस और नो? तो इस तरह आप मेहनत करने से बच गए। अब अगर आप इस ड्रॉइंग्स को निकालना चाहते हैं तो आपको एक सबसे पहले डेटर अकाउंट बनाना है, जहां से निकलेंगे रिसिट फ्रॉम डेटर। फिर आपने बनाना है बैंक अकाउंट, जहां से निकलेगा कैश ट्रांसफर टू बैंक। फिर बनाना है आपने कैश अकाउंट, जहां पर आप रिसिट फ्रॉम डेटर भी पुट करेंगे, कैश ट्रांसफर टू बैंक भी पुट करेंगे, और फिर वहां से डिफरेंस निकलेगा 74,100 का ड्रॉइंग का। उसमें 6,000 ऐड होंगे, कौन सी ड्रॉइंग का? इन्वेंट्री वाली का। और फिर वो बैलेंस आपका वेरीफाई होगा 80,100 से। क्या आप ये वेरीफाई कर सकते हैं? या ये भी मैं कर दूं? सर कर दें, छोड़ें सर, क्या होगा? थोड़ी देर तो लगेगी, और क्या होगा? कर ही दें सर, एक काम करें, छोड़ दें, बाकी हम देख लेंगे एग्जाम में, मसला नहीं है। वरना हमारा बस चले तो आपको एग्जाम में बुला लें, मसला नहीं। हम आपको वहां भी बोलें कि आप कर लें सर, को टेंशन नहीं। चलें जी, हम करते हैं वर्किंग नंबर 3। और ये हम क्यों कर रहे हैं? फॉर व्हाट? रिसिट फ्रॉम डेटर्स फाइंड करने के लिए।
क्योंकि डेटर अकाउंट से हमें सेल नहीं मिली, तो अब डेटर अकाउंट से हमें क्या मिलनी चाहिए? रिसिट फ्रॉम डेटर। बिल्कुल सही कहा वजाद तुमने बेटा, कर लेंगे सर, सही करेंगे ना बेटा। डेटर का बैलेंस बीडी बताओ, डेटर का बैलेंस सीडी बताओ। सेल्स कितने से हुई है ये बताओ। अच्छा सेल हुई है 1,00,000 276,800 और डेटर का बैलेंस बीडी कितना है? 39,000 और सीडी कितना है? 43,000। 39,000 एंड 43,000। कोई डिस्काउंट अलाउड नहीं है, कोई बैड डेट नहीं है, कोई सेल रिटर्न नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब आप बताओ बेटा डिफरेंस क्या है? रिसिट फ्रॉम डेटर्स जो आपको मिली है कैश फॉर्म, 1,272,800। अच्छा जी, उसके बाद अब आते हैं, बनाते हैं वर्किंग नंबर 3 करते हैं। और वर्किंग नंबर 3 क्यों कर रहे हैं? सॉरी वर्किंग नंबर 4 कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? कैश ट्रांसफर्ड टू बैंक फाइंड करने के लिए। यस और नो? कैश ट्रांसफर टू बैंक। अच्छा कैश ट्रांसफर टू बैंक हम कहाँ से निकालते हैं? बैंक अकाउंट से निकाल लेते हैं, क्योंकि कैश अकाउंट से तो हमें ड्राइंग निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है? बैंक अकाउंट में जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कैश ट्रांसफर टू बैंक ही होगा। तो हमने बैंक अकाउंट बना लिया टू फाइंड व्हाट? कैश ट्रांसफर टू बैंक। यहाँ आया बैंक का बैलेंस बीडी जो कि हमें मालूम नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर आया कैश जिसकी एंट्री बनी कैश अकाउंट क्रेडिट बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ट्रांसफर टू बैंक, इसी को तो वर्कआउट करना है, ये मालूम नहीं है। अच्छा जी, बैंक का बैलेंस बीडी 23,000 रुपए रख दिया भाई, 23,000 रुपए। क्रिएटर्स को बैंक से पेमेंट हुई है 1,15,000 की। यस और नो? रिस्पॉन्स करें ना आप सब लोग बेटा। उसके बाद ये रेंट पे हुआ 50,400। इलेक्ट्रिसिटी के लिए पेमेंट हुई है कितनी? 13,900। और उसके बाद डिलीवरी कॉस्ट पे हुई है कितनी? 30,000 रुपए। और लेबर को आपने पेमेंट की है कितनी? 66,200। और ये सब करने के बाद आपके पास बैलेंस सीडी बचा है बैंक का 16,500। तो बताइए डिफरेंस कितना आता है कैश ट्रांसफर टू बैंक का? बताइए कितना? 1 लाख, हाँ कितना?
बेटा ज्यादा आना चाहिए ना, 1,169,000। यस, इसको कहाँ पुट करना है, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो अब आप निकाल लें वर्किंग नंबर 5 फॉर व्हाट, ड्राइंग्स। कौन सी ड्राइंग्स, कैश ड्राइंग्स। इन्वेंट्री वाली ड्राइंग इसके अलावा हैं। कैश अकाउंट बना दिया, कैश का बैलेंस बीडी, कितना है कैश का बैलेंस बीडी भाई, कैश का बैलेंस बीडी है 3,600। अच्छा जी, डेटर से कितना कलेक्ट हुआ, डेटर से कलेक्शन हुआ है 1,272,800। जवाब दें बेटा। उसके बाद आपने कैश से पेमेंट की है, पेमेंट ड्राइंग सबसे आखिर में निकालेंगे, ड्राइंग की तो हम एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी, लेबर 12,000, क्रेडिटर 18,000। लेबर 12,000, क्रेडिटर 18,000, और इसके अलावा आपने क्या किए, ड्राइंग्स, उसी को फाइंड करना है। और जो बैलेंस है वो आपने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, बैंक में, जो कि वर्किंग नंबर 4 से आपको मिल गया, वो है 1,169,000। और उसके अलावा बचा है आपके पास क्या, बैलेंस सीडी, जो कि कितना है 3,300। अब आप डिफरेंस निकाल लें, डिफरेंस है आपकी कैश ड्राइंग। $74,100। इस 74,100 में आप ऐड करें, क्या ऐड करें, 6,000 की इन्वेंट्री वाली ड्राइंग्स। तो टोटल ड्राइंग का बैलेंस आपका क्या होगा बेटा, टोटल ड्राइंग का बैलेंस क्या होगा, 80,100। तो जरा देखो, इस 80,100 को बनाने के लिए 3 अकाउंट्स खोलने पड़े एग्जामिनेशन हॉल में। तो मैंने बोला यार, जब मेरा बाकी क्वेश्चन ठीक है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और ये कॉन्फिडेंस जब आएगा जब मैं बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका हूँगा, ये कोई मजाक बात नहीं है, तो फिर मैं इतनी सारी वर्किंग करने से बच पाऊंगा और मैं ड्राइंग को बतौर बैलेंसिंग फिगर ही निकाल लूंगा। लेकिन अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो फिर मुझे वो 3 अकाउंट बनाकर ही ऐसा करना पड़ेगा। जी जनाब, क्या फरमाते हैं आप लोग, हो गया सॉल्व क्वेश्चन? तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व ही कर दिया, मैंने कहा आसान क्वेश्चन है, आप भी दोबारा से इसको खुद से ट्राई करें, देखें आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता। और मजीद क्वेश्चन आप लें होमवर्क के अंदर, और आप होमवर्क में उन क्वेश्चंस को करके बताइए, तब बनेगी बात। जी, अगला सवाल है ये रहा, मंसूर के नाम से। ये समझ लें इसी का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है बिल्कुल। मंसूर आप करें होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, क्या आप कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 4?
ये आई कैप का पास पेपर है, ऑटम 2012 में आया था। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करें मिस्टर ताहिर के नाम से। ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। ये आया था 2011 में मेरे ख्याल से। ठीक है, यार अभी समझाने का वक्त नहीं है ना, वो तो कब मैं समझाऊंगा जब आप इसको सॉल्व करके आओगे। अच्छा जी, उसके बाद चले भाई, हरवर नवाज कह रहे हैं इसका पॉइंट नंबर एफ समझा दें। अब पॉइंट नंबर एफ में कोई ऐसी कहानी निकल आई जिससे पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाए, तो फिर तो आपने क्या किया। चलो भाई, पॉइंट नंबर एफ। एफ तो यार रबनवाज आसान बात है। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल वाज 20%। मार्जिन है बेटा, मार्जिन, मार्जिन है ना बेटा। मार्कअप और मार्जिन होता है, मार्जिन दिया हुआ यार रबनवाज, क्या टेंशन है इसमें यार, इतनी आसान बात तुम्हें टेंशन दे रही है एग्जाम में बेटा। मुश्किल बात है तुम सॉल्व कर दो, तो तुम्हें आसान बातें क्यों परेशान करती है हमेशा, ये बताओ। दो क्वेश्चन हुआ ना, एक कौन सा हुआ मंसूर, एक कौन सा हुआ ताहिर। चलो ये दो करो बस क्वेश्चन सॉल्व, और कर लेना दो, इससे ज्यादा नहीं दे रहा मैं तुम लोगों को। सही है, कर लोगे कंफर्म? ओके, अल्लाह हाफिज।